हेलो बच्चों, मैं शिवम काम्बोज आज आपको केमिस्ट्री का एक लेक्चर पढ़ाता हूं। हम सबसे पहला पार्ट शुरू करेंगे विलियन। लेकिन विलियन पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराना चाहता हूं, जिससे आपको विलियन चैप्टर पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको शुरू से बिल्कुल शुरुआत से कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं। उसके बाद विलियन पार्ट शुरू करेंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा में ये चैप्टर 5 नंबर का आता है, जिसमें से एक न्यूमेरिकल 100% पेपर में आता है। तो न्यूमेरिकल्स तैयार करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको जो पढ़ाऊंगा आप उसको अपनी कॉपी में नोट करें, उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उसके बाद विलियन पार्ट पढ़ना शुरू करें। आपकी एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं आपको शुरू कराता हूं। देखें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए धन आवेश, जैसे H प्लस, Na प्लस, K प्लस, NH4 प्लस, Ca प्लस 2, Mg प्लस 2, Al प्लस 3। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए ऋण आवेश, जैसे ऋण आवेश OH माइनस, CH3, COO माइनस, CO3 माइनस 2, SO4 माइनस 2। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें एक और ऐड करते हैं Cl माइनस। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया सभी बच्चों ने। इसके बाद आपको पता होना चाहिए परमाणु और परमाणु भार। एक तरफ लिखते हैं परमाणु, एक लिखते हैं परमाणु भार। वैसे तो 11th क्लास का टॉपिक है, 11th क्लास में आपने परमाणु और परमाणु भार पढ़े होंगे, लेकिन एक बार फिर से इसको रिवाइज कीजिए। जैसे H परमाणु, इसका परमाणु भार होता है 1। उसके बाद C परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। उसके बाद N 14, O 16, Na 23, Mg 24। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Al 27, S 32, K 39, Ca 40, Cl 35.5, Ag 108, I 127 और Br 80। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को आना चाहिए अनुभार निकालना। परमाणु भार आपको पता चल गया, धनावेश ऋणावेश का आपको ज्ञान हो गया। अब आप इस चैप्टर के लिए, विलियन पार्ट के लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अनुभार और तुल्यांक भार निकालना आना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको अनुभार निकालना सिखाता हूं। जैसे हम एक टॉपिक डालते हैं, अनुभार निकालना, और इस टॉपिक में सबसे पहले अगर मैं आपको बोलता हूं H2O का अनुभार, तो आप इस अनुभार को कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपने जो स्क्रीनशॉट लिया वहां से आप देख सकते हैं, आपने H का परमाणु, H लिखा मैंने, H का परमाणु भार लिखा। H का परमाणु भार कितना लिखा? 1। तो आप देखो यहाँ H की संख्या कितनी है? 2। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 गुना H का परमाणु भार कितना है? 1।
जैसे ही एक एलिमेंट का परमाणु भार लिखते हैं तो बीच में प्लस का चिन्ह, दूसरा क्या है आपके पास ओ का कितना 16, ये लिखा मैंने। अब करते हैं इसको, इज इक्वल टू 2 × 1 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। इसी प्रकार हम दूसरा अणुभार निकालते हैं, सेकंड NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार इज इक्वल टू, Na का अणुभार मैंने आपको लिखा 23, एक एलिमेंट का निकालने के बाद प्लस Cl का 35.5 इज इक्वल टू 58.5। इसी प्रकार से हम NaOH का अणुभार निकालते हैं, NaOH का अणुभार इज इक्वल टू, Na का फिर से वही 23 प्लस O कितना 16 प्लस H1 इज इक्वल टू 40। इसी प्रकार से हम H2SO4 का अणुभार निकालते हैं, नंबर 4 H2SO4 का अणुभार इज इक्वल टू, अब उसी प्रकार से H का परमाणु भार मैंने आपको कितना बताया 1, तो H कितने हैं यहां पर 2, तो 2 × 1 प्लस S का अणुभार होता है 32 प्लस O का होता है 16, तो 4 × 16 इज इक्वल टू 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और किसी भी तत्वों का आप अणुभार इस प्रकार से निकाल सकते हैं। विलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अणुभार का निकालना, उतार सकते हैं इसको। क्लियर। अब अगला टॉपिक देखते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल करने के लिए विलियन पार्ट के आपको निकालना आना चाहिए तुल्यांकी भार। तो अगला जो कॉन्सेप्ट लिखते हैं वो लिखते हैं तुल्यांकी भार निकालना, तुल्यांकी भार निकालना। बच्चों वैसे तो तुल्यांकी भार निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला है, लेकिन आपको तुल्यांकी भार निकालने के लिए अम्ल, अक्षार और लवण तीनों चीजों का अलग अलग तुल्यांकी भार निकालना आना चाहिए। जैसे कि अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर अम्ल क्या होता है। देखो अम्ल की वैसे तो बहुत सारे परिभाषाएं हैं, लेकिन हम सीधा सा बोल सकते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल, और जो OH आयन देते हैं वो अक्षार कहलाते हैं। जैसे अगर मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, सबसे पहले अम्ल का तुल्यांकी भार, अगर मैं अम्ल का तुल्यांकी भार निकालता हूं तो उसका बहुत अच्छा फॉर्मूला है, अम्ल का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अम्ल का अणुभार बटे अक्षारकता, अक्षार्यता, हम लिख सकते हैं अक्षार्यता। देखो वैसे फॉर्मूला तो यही है, लेकिन मैं आपको इसको निकालने का एक तरीका बताता हूं। आप इस अक्षार्यता के ब्रैकेट में मैं लिखता हूं आपको H की संख्या। देखो H की संख्या सभी में नहीं चलती, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये ही याद रखना है और कोई चीज याद रखने की आवश्यकता नहीं है। H की संख्या अब आपको मैं निकाल के दिखाता हूं तब समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले मैं निकालता हूं HCl का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू, मैंने आपको H का परमाणु भार निकालना सिखाया। देखो अम्ल का अणुभार, HCl का अणुभार निकालते हैं। सबसे ऊपर H का परमाणु भार होता है 1 प्लस Cl का 35.5 बटे H की संख्या कितनी है यहाँ पर 1, तो बटे में करते हैं 1 इज इक्वल टू 36.5। इसी प्रकार से बच्चों हम निकालते हैं H2SO4 का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू, पहले अणुभार निकाल लेंगे H2, तो 2 × 1 प्लस 32 प्लस 4 × 16 अपॉन H की संख्या H2SO4 में कितनी 2, तो अपॉन 2।
इज इक्वल टू 98/2 इज इक्वल टू 49। इसी प्रकार से H3PO4 का तुल्यांक भार निकालते हैं। थर्ड, H3PO4 का तुल्यांकी भार लिखते हैं 3 × 1 प्लस P का परमाणु भार होता है 31 प्लस 4 × 16 अपॉन H की संख्या कितनी है यहाँ पर 3, तो अपॉन 3। 3 × 1 3 प्लस 31 प्लस 64 इज इक्वल टू 31 और 3 34 और 4 38 इज इक्वल टू 6/3। आप गुणा भाग करके जो भी आंसर आता है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अम्ल का तुल्यांकी भार निकालते हैं। तुल्यांकी भार निकालना बहुत आसान है, न्यूमेरिकल के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम निकालना सीखते हैं अक्सार का तुल्यांकी भार। तो सेम इसी प्रकार से अक्सार का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अक्सार का अणुभार बटे अम्लीयता। ये इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं OH की संख्या बटे में क्या लिखते हैं OH की संख्या। जैसे कि हम पहला तुल्यांकी भार निकालते हैं NaOH का तुल्यांकी भार बराबर Na का परमाणु भार 23 प्लस O का 16 प्लस H का 1 अपॉन OH की संख्या कितनी बच्चों यहाँ पर 1/1। 23 24 ये हो गया आपका 40। इसी प्रकार से बच्चों CaOH का होल ट्वाइस, इसका तुल्यांकी भार निकालते हैं। CaOH का होल ट्वाइस का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू Ca का परमाणु भार होता है 40 प्लस, अब देखो बच्चों O कितने हैं यहाँ पर 2 × 1, क्योंकि देखो O और यहां मल्टीप्लाई कितने से 2 से, तो 2 × 16 प्लस H कितने हैं 2 × 1 बटे टोटल OH की संख्या कितनी 2/2। गुणा भाग करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अक्सार का तुल्यांकी भार इस प्रकार से निकलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है लवण का तुल्यांकी भार निकालना। यहां पे लिखता हूं मैं लवण का तुल्यांकी भार बराबर, वैसे तो उसका एक सीधा सा फॉर्मूला है लवण का अणुभार बटे संयोजकता, लेकिन मैं आपको इजी फॉर्मूला इसका बताता हूं। देखो कोई भी हम लवण लेते हैं तो हम क्या लिखते हैं, किसी भी एक परमाणु का परमाणु भार बटे उसके ऊपर आवेश। जैसे कोई लवण हमने लिया, देखो मैं पहले आपको समझाता हूं NaCl। लवण वो होते हैं जिसमें ना H+ होता है ना OH- होता है, वो लवण कहलाते हैं। H+ अम्ल, OH- अक्सार, और इसमें ना H+ ना OH- यह कहलाता है लवण। तो NaCl का तुल्यांकी भार बराबर, देखो बच्चों हम लिखते हैं Na का अणुभार बटे Na पर आवेश। मैंने आपको धनावेश ऋणावेश इसीलिए बताया पहले, Na पर आवेश, बीच में प्लस का चिन्ह। हम लिखते हैं Cl का अणुभार, Cl का अणुभार बटे Cl पर
आवेश। देखो बच्चों यहां से Na का अनुभार हमने कितना सीखा 23। Na पर कितने प्लस के आवेश होते हैं 1/1 प्लस Cl का अनुभार कितना 35.5। Cl पर आवेश कितने होते हैं 1, तो टोटल 58.5। इस प्रकार से हम लवण का तुल्यांक भार निकालना सीखते हैं। अब इसके बाद देखो इसका फॉर्मूला क्या लिखा हमने, सब देखो कोई भी लवण एक धनावेश और एक ऋणावेश से मिलकर बनता है। सबसे पहले हमने Na का अनुभार लिखा यानी कि धनावेश का अनुभार। तो लवण का तुल्यांक भार निकालना क्या लिख सकते हैं धनावेश का अनुभार बटे आवेश, यानी कि धनावेश के ऊपर कितने आवेश हैं, प्लस ऋणावेश का अनुभार बटे आवेश की संख्या। यहां से आपके समझ में आया होगा Na यानी कि धनावेश का अनुभार, Na का अनुभार बटे Na पर आवेश यानी कि इस पर कितने आवेश हैं। ऐसे ही ऋणावेश का अनुभार यानी कि Cl का अनुभार और इसके ऊपर कितने आवेश हैं, तो कितना है 58.5। इसी प्रकार हम दूसरा निकालते हैं लवण का तुल्यांक भार NaCl का आपने निकाला। चलो एक निकाल के देखते हैं CaCO3, ये फर्स्ट हो गया आपका, ये सेकंड। CaCO3 का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू, अब Ca प्लस, तो Ca का परमाणु भार होता है अनुभार होता है 40 बटे, डायरेक्ट लिखता हूं मैं इस बार, Ca के ऊपर मैंने आपको धनावेश में लिखवाया 2 आवेश, तो 40/2 प्लस, अब यहां से CO3 अलग अलग यौगिक हो गए दोनों, C का होता है 12 प्लस 3 गुणा 16, टोटल CO3 के ऊपर कितने आवेश होते हैं 2 माइनस, गुणा भाग करके आप खुद लिख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी बच्चे। अब इसके बाद जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे सिंबल, जैसे द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, बहुत सारे सिंबल्स देखने को मिलेंगे। उन सिंबल्स में आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो हम लिखते हैं सिंबल। अब ये सिंबल है क्या, सबसे पहले द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं W से। उसके बाद आपका अनुभार, अनुभार आपको अनुभार कहीं कहीं देखने को मिलेगा आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान इसको रिप्रेजेंट करते हैं M से। उसके बाद आपको मोलों की संख्या, मोलों की संख्या रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, स्मॉल n, यह आपका कैपिटल M कैपिटल W। उसके बाद आयतन, आयतन को हम लिखते हैं V, आयतन, ये नॉर्मल सी बात है सब बच्चों को पता होगी, आयतन को लिखते हैं V। ये सिंबल आपको पता होने चाहिए, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम डायरेक्ट सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट आपके पहले से ही क्लियर होने चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जब आप विलयन पार्ट पढ़ोगे तो विलयन पार्ट में आपको कुछ पदार्थ मिलेंगे। अब विलयन होता क्या है, जो एक पूरा विलयन है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, विलय और विलय। विलय वे चीज होती है जिसको हम मिलाते हैं और विलय वो होता है जिसमें मिलाते हैं। जैसे हमने पानी में शक्कर को मिलाया तो यहाँ पर पानी किसका कार्य करता है, विलायक का, और शक्कर किसका कार्य करती है, विलय का, यानी कि शक्कर विलय और पानी विलायक। जो पानी होता है उसकी मात्रा अधिक होती है, अर्थात विलायक की मात्रा हमेशा विलयन में अधिक रहेगी और विलय की मात्रा कम होगी। तो आपको सिंबल्स जो यूज करने हैं हम कैसे करते हैं, हम अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे जब विलयन को, तो जो विलय होगा आपका
विलय को मान लेंगे ए, विलायक को मान लेंगे बी। अब अगर मैं आपको कहूं कि किसी भी चीज का द्रव्यमान निकाल लो, किसी भी चीज का अनुभार निकाल लो, तो हम क्या लिखते हैं इसमें? अगर मैं आपको कहूं विलय का द्रव्यमान, अगर मैं आपको बोलूं कि विलय का द्रव्यमान आपको निकालना है, तो विलय को हमने क्या माना यहां पर? ए, इसका द्रव्यमान निकालते हैं। इससे पहले मैंने आपको सिंबल बताया द्रव्यमान का सिंबल मैंने आपको क्या बताया बच्चों? W। तो विलय का द्रव्यमान हम लिखते हैं W। ये तो हो गया द्रव्यमान, किसके लिए? विलय के लिए, तो WA। यहां से आपको पता चलेगा कि ये किसका द्रव्यमान है? ए हमने क्या मान लिया? विलय। W क्या है आपका? द्रव्यमान। तो किसका द्रव्यमान हो गया? विलय का द्रव्यमान। इसी प्रकार से अगर आपको लिखना हो विलायक का द्रव्यमान, तो आप लिखोगे यहां पर M, विलायक का द्रव्यमान WB, द्रव्यमान W और विलायक के लिए क्या इस्तेमाल किया? B। इसी प्रकार से अगर मैं आपको कहूं विलय का अनुभार को क्या मान लिया हमने? M। विलय के लिए क्या लिखते हैं? A, MA। इसी प्रकार विलायक का अनुभार को क्या लिखते हैं? M। विलायक के लिए क्या लिखते हैं? B, तो MB। इसी प्रकार अगर मैं आपको बोलूं कि विलय के मोलों की संख्या, आप लिखोगे सर Na। विलायक के मोलों की संख्या आप लिखोगे सर Nb। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कुछ और सिंबल्स इसके आगे हैं, जैसे विलियन चैप्टर में आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। सांद्रता के पद, सांद्रता, जैसे जैसे हम विलायक में विलय की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं तो विलयन गाढ़ा होता जाता है, उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आपने 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी घोल दी, तो आप विलयन को देखो थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा होगा। अगर मैं उस 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी को घोल दूं तो विलयन और गाढ़ा होगा। 300 ग्राम चीनी, विलयन और गाढ़ा होगा। अगर मैं 1 लीटर पानी में 500 ग्राम चीनी घोल दूं तो विलयन और गाढ़ा होगा। हम कह सकते हैं कि किसी भी विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कुछ पदों को लिखते हैं, उसको बोलते हैं सांद्रता के पद। जैसे सबसे पहले सांद्रता का पद जो आप पढ़ोगे, नंबर 1 विलयन पार्ट में आप पढ़ोगे मोलरता, और मोलरता को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। अब बच्चों कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैंने आपको आणविक द्रव्यमान अर्थात अनुभार जो लिखा उसको भी कैपिटल M से प्रदर्शित किया। यहाँ पर मैं मोलरता को भी कैपिटल M से प्रदर्शित कर रहा हूं, लेकिन वहां जब न्यूमेरिकल चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि विलय का अनुभार, तो विलय का जो आप अनुभार लिखोगे वो MA लिखोगे, विलायक का अनुभार MB लिखोगे, लेकिन आप जो मोलरता लिखोगे उसको केवल M लिखोगे। ये डिफरेंस करने के लिए काफी है। उसके बाद सांद्रता के पद जब निकालते हैं तो दूसरा लिखते हैं मोललता। आप यहां पे लिखेंगे मोललता, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। उसके बाद आप जो निकालते हो तीसरे नंबर पे सांद्रता के पद व्यक्त करते हैं तो हम लिखेंगे नॉर्मलता, और नॉर्मलता को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। उसके बाद नंबर 4 फॉर्मलता, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। उसके बाद मोल प्रभाज, फिर मोल प्रभाज, कई बार पेपर में लिखा आता है मोल अंश, या फिर कई बार पेपर में लिखा आता है मोल भिन्न। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, सब एक ही चीज है, मोल प्रभाज, मोल अंश या फिर मोल भिन्न। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल प्रभाज, जिसका न्यूमेरिकल जरूर पेपर में आता है, जैसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं x से। चलो x ऐसे x से। उसके बाद सांद्रता, 6 आपका आता है सांद्रता, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S। तो ये सिंबल आपको याद होने चाहिए, आपको इस सिंबल का पता होना चाहिए। मोलरता M, मोलरता स्मॉल m, नॉर्मलता N, फॉर्मलता F,
मोल प्रभाज एक्स और सांद्रता एच। या इससे पहले भी मैंने जो भी आपको बताया वो सब आपका कंप्लीट होना चाहिए। कल हम चैप्टर शुरू करेंगे विलियन चैप्टर। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है बच्चों, तो आप विलियन पार्ट बेफिक्र होकर पढ़ सकते हो। 5 नंबर का पेपर मारते हैं, बहुत आसान चैप्टर है। और आप उस चैप्टर को पढ़ने के बाद कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।